Hey guys, welcome back to another vlog. This is Pavan and you're watching I Am Indian. So आज का जो एपिसोड है दिस इज़ फर्स्ट ऑफ अ काइंड बिकॉज आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे इंटीरियर डिज़ाइनिंग की. सो ये वाला जो एपिसोड है खास तौर से उन लोगों के लिए है जो फर्स्ट टाइम होम बायर हैं, इसके साथ साथ उन लोगों के लिए भी जो अपने घर में रेनोवेशन प्लान कर रहे हैं या फिर एक नया घर उन्होंने ऑलरेडी देख रखा है जिसके अंदर वो छोटे मोटे अपग्रेड्स कराना चाहते हैं. सो गाइज प्लीज़ वेलकम आनंद पनवर. He is CEO of Decode Interior, so he has been in this industry since 2009. So आज हम इन्हीं से बात करेंगे. इंटीरियर रिलेटेड कुछ टॉपिक्स हैं और कुछ मिथ्स हैं जिनको क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली फॉर फर्स्ट टाइम होम बायर्स. बिकॉज जब आप एक इंटीरियर डिज़ाइनर हायर करते हो तो नॉर्मली ज़रूरी नहीं है कि आप सही डिज़ाइनर सेलेक्ट करो, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो एक फ़र्स्ट टाइम होम बायर्स अपने ड्रीम होम के अंदर चाहता है और एंड रिज़ल्ट उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है. तो यही सारे डाउट्स हैं जिनको आज क्लियर करने के लिए मेरे साथ हैं आनंद. तो आनंद जी, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है क्योंकि इट्स बीन अ वाइल दैट आई हैव बीन इनटू रियल एस्टेट इंडस्ट्री, और इसमें फ़र्स्ट टाइम होम बायर्स भी होते हैं, सेकेंड और थर्ड टाइम होम बायर्स भी होते हैं, एंड ऑब्वियसली आपने तीनों कैटेगरी को सर्व करा होगा. सो आनंद जी, आज मेरा पहला सवाल आपसे यहाँ पर एज अ पवन सैनी नहीं है, एज अ होम बायर है. नॉर्मली जब भी होम बायर किसी इंटीरियर डिज़ाइनर को कॉल करता है तो सबसे पहले उनके मन में यही सवाल आता है कि महंगा होगा सस्ता होगा. सो ये किस हद तक ठीक है? देखिए, एक ओनर ने जब फ्लैट परचेज़ किया तो वो सबसे पहले क्या करता है, वो इंटरनेट पे जाता है, अपने ड्रीम होम के लिए सर्च करता है. दे गो टू डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, पिनिंटरेस्ट और काफ़ी सारी नेट से रेफरल इमेजेस ढूंढता है. दे स्पेंड टाइम ऑन इंटरनेट टू फाइंड रेफरेंट इमेजेस एंड टू गिव अ शेप टू देयर ड्रीम. और वो एक माइंड में इमेज बना लेता है कि मुझे अपना घर कुछ इस तरीके से चाहिए. दे स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन इंटरनेट, काफ़ी टाइम लगाते हैं, एंड मेनी टाइम क्लाइंट गेट कन्फ्यूज ऑल्सो कि उन्हें क्या कराना है, बिकॉज वो बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, टाइम भी इन्वेस्ट होता है, एंड दे गेट कन्फ्यूज ऑल्सो. एट द एंड ऑफ द डे दे एंड अप इन अ सिचुएशन वेयर दे आर कन्फ्यूज कि उन्हें क्या कराना है. किसी इमेज में कुछ पसंद आता है, किसी इमेज में उन्हें कुछ पसंद आता है, तो दे इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम देयर. फिर प्रॉब्लम आती है प्लानिंग में. उन्हें इमेजेस तो पसंद आ जाती हैं बट उसको इम्प्लीमेंट कैसे कराना है, इसमें दिक्कत आती है. तो यहाँ पे इंटीरियर डिज़ाइनर आपको मदद करता है. आप अपनी रिक्वायरमेंट लेके इंटीरियर डिज़ाइनर्स के पास जाइए, अपना उनको रिक्वायरमेंट बताइए, अपने डिज़ाइनिंग सेंस बताइए कि आपको क्या पसंद आ रहा है, आप क्या चाहते हैं. फिर वो आपका काम करेगा. यू हैव टू सिट एंड रिलैक्स. यहाँ इंटीरियर डिज़ाइनर आपके बिहाफ में मेहनत करेगा, वो आपके लिए डिज़ाइन ढूंढेगा, कॉन्सेप्ट बनाएगा, आपका जो इमेजिनेशन है उसको एक शेप में लेकर आएगा और आपको कन्विंस करेगा वो चीज़ कैसे बनाए. तो यहाँ वो आपका टाइम बचा रहा है. दूसरे केस में आता है, मान लीजिए आपको इंटीरियर की काफ़ी नॉलेज हो गई है, आपने काफ़ी चीज़ें पढ़ा है, इंटरनेट पे ब्लॉग्स के बारे में पढ़ा है, आपने काफ़ी सारी इमेजेस देखी हैं, आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस इंटीरियर डिज़ाइनर में है, तो आपको डिज़ाइनिंग की नॉलेज तो है. बट जब बात आती है इम्प्लीमेंटेशन की, इंटीरियर डिज़ाइनिंग में क्या है, बहुत सारे वेंडर्स हैं. जब हम एग्जीक्यूशन की बात करते हैं, कारपेंटर है, प्लम्बर है, पेंटर है, इलेक्ट्रिशियन आता है, बहुत सारे वेंडर हैं. जब आप अपना ड्रीम होम एग्जीक्यूट करने जाते हैं तो यू एंड अप इन अ हैसल कि आपको बहुत सारे वेंडरों से बात करनी पड़ती है. आपका पूरा दिन, पूरा टाइम एग्जीक्यूशन कराने में निकल जाता है और आपको प्रोसेस भी नहीं पता. वहाँ पर आपको इंटीरियर डिज़ाइनर अगेन हेल्प करता है. वो आपको राइट वेंडर्स ढूंढ के देता है. अगेन आपका टाइम वहाँ बचता है. सो अगर आप एक इंटीरियर डिज़ाइनर के पास गए तो उसने आपके दो तरीके से टाइम बचा. एक तो आपने जो डिज़ाइंस ढूंढने हैं, आपके रिक्वायरमेंट को समझा, वो उसने उस पर काम किया और आपको डिज़ाइंस दिए. दूसरा, जब आप एग्जीक्यूट करने गए तो एक्सेप्ट आप वहाँ जाके वेंडर्स ढूंढ रहे हैं, मार्केट में परेशान हो रहे हैं, वो आपके बिहाफ पे गया और उसने आपके बिहाफ पे वेंडर्स ढूंढे और आपका को वेंडर्स प्रोवाइड करके दिए. तो आप बस अपनी सीट पे रिलैक्स बैठे हैं, आप बस अपनी रिक्वायरमेंट बता रहे हैं और आपका काम इंटीरियर डिज़ाइनर कर रहा है. तो इस तरीके से आपका टाइम काफ़ी बचता है. जो आपका टाइम है वो बहुत वैल्यूबल है. आप मे बी जॉब करते हो, मे बी आप अपने बिजनेस में हो, आप इंटीरियर डिज़ाइनिंग खुद करने की कोशिश करेंगे तो आपका जो वैल्यूबल टाइम है वो एक ऐसी अनवांटेड एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाएगा जो इंटरेस्टिंग तो है बट वो आपका एंड ऑफ द डे लॉस या फिर एक नुकसान ही दे रहा है, बिकॉज यू आर नॉट एक्सपर्ट टू दैट. सो मेरा रिकमेंडेशन है, टेक एक्सपर्ट एडवाइस, गो टू एन एक्सपर्ट. आप रिसर्च करिए, आप डिज़ाइन की अंडरस्टैंडिंग लीजिए,
बट एक डिज़ाइनर से कंसल्ट करिए सो दैट ही कैन गिव हिज एक्सपर्ट एडवाइस टू यू। सो गाइस, जैसा आनंद जी ने अभी आपको यहाँ पर बताया, इंटीरियर डिज़ाइनर अगर आप हायर करते हैं, इट सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट। बिकॉज जब आप एक इंटीरियर डिज़ाइनर सर्च करने जाते हैं, एक टास्क होता है, ये बहुत ही टीडियस टास्क होता है। बिकॉज जब आप अपने घर में कोई भी काम करवाते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो एक ही वेंडर सारे काम कर जाएं। सो इसीलिए इंटीरियर डिज़ाइनर इज़ इक्विवेलेंट टू वन स्टॉप शॉप। बिकॉज इनका काम होता है आपको A to Z सारी सर्विसेज देना, और एक स्टिपुलेटेड टाइम के अंदर ये सारा काम कंप्लीट करते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे एडवांटेजेस हैं जो आनंद जी अभी आपके साथ शेयर करेंगे। सो सेकेंड एडवांटेज मैं आपसे अगर बात करूँ इंटीरियर डिज़ाइनर को हायर करने की, वो है दैट ही सेव्स योर मनी। ओके। इट इज़ अ मिथ कि इंटीरियर डिज़ाइनर हायर करना महंगा पड़ता है, बल्कि मेरा ये मानना है कि जब आप एक इंटीरियर डिज़ाइनर के पास जाते हो तो वो आपको एक बजट देता है। ठीक है। उस बजट में वो आपको जो काम करके देता है, अगर आप मार्केट में बाहर जाओगे वही सेम चीज़ कराने खुद से, वो आपको महंगा पड़ेगा। क्योंकि जो वो इंटीरियर डिज़ाइनर है उसके काफ़ी सारे टाइप होते हैं। ठीक है। ब्रांडेड कंपनीज में। अब मैं आपको इसको दूसरे तरीके से समझाता हूँ। दो चीज़ें हो गई, एक हो गया इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर, अ पर्सन हु डू द वर्क लाइक इलेक्ट्रिशियन, कारपेंटर्स, और एक हो गया वेंडर्स जहाँ से मटेरियल प्रोक्योर होता है, जैसे एशियन पेंट हो गया, सेंचुरी प्लाई हो गया। तो ये मटेरियल प्रोक्योरमेंट वाली चीज़ हो गई। तो आप देखो जब आपके पैसे वो कैसे बचाता है, उसके पास वेंडर कॉन्ट्रैक्ट इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर्स है, वो उनके पास जाता है, कहता है कि आप हमारे क्लाइंट का इंटीरियर वर्क कर दो। उसके पास वन स्टॉप सॉल्यूशन है, उसके पास कारपेंटर्स भी होते हैं, उसके पास इलेक्ट्रिशियन भी होते हैं, उसके पेंटर भी होते हैं, एक्सपीरियंस्ड होते हैं और चीपर होते हैं, क्योंकि उनके पास काफ़ी ज़्यादा काम होता है। तो रेगुलर काम की वजह से वो लेबर स्किल्ड भी होती है, सस्ती भी होती है। दूसरा, उनका डायरेक्ट टाइप होता है कंपनीज के साथ, लाइक जैसे एशियन पेंट, सेंचुरी, वगैरह बहुत सारी ब्रांडेड कंपनीज है हमारे इंटीरियर डिज़ाइनिंग में। तो दे कैन प्रोक्योर द मटेरियल इन चीपर रेट। तो जो एक पैकेज इंटीरियर डिज़ाइनर आपको प्रोवाइड करेगा, जिसमें वो आपको मटेरियल भी दिलवा रहा है, जिसमें वो आपको वेंडर इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर्स भी अवेलेबल करा रहा है, वो एक वन शॉट प्रोसेस में पैसे भी बचवा रहा है आपको क्वालिटी की चीज़ सर्व करवा रहा है, आपको डुप्लीकेट आइटमों से बचवा रहा है मार्केट से, क्योंकि उनका डायरेक्ट कंपनी से टाई अप है। अच्छे इंटीरियर डिज़ाइनर का टाई अप होता है, अदर प्रोक्योर द मटेरियल डायरेक्टली फ्रॉम द कंपनी, तो वहाँ बेनिफिट आता है। तो इस तरीके से जो ओवरऑल प्रोजेक्ट है, ओवरऑल कॉस्ट जो वो इंटीरियर डिज़ाइनर सजेस्ट करता है, वो क्लाइंट को सस्ता पड़ता है। सो गाइस, यहाँ पर एक और वैलिड पॉइंट है। अगर आप देखेंगे तो रिटेल और बल्क का ही डिफरेंस है। अगर आप एज अ इंडिविजुअल जाकर ये सारी चीज़ें प्रोक्योर करेंगे तो ऑब्वियसली आपको रेट थोड़ा सा महंगा पड़ेगा। बट अगर आप एक इंटीरियर डिज़ाइनर हायर करते हैं तो ऑब्वियसली इनके कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, कंपनीज़ के साथ होते हैं, और आजकल ग्रे मार्केट का भी एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। तो बहुत सारे वेंडर्स क्या करते हैं, आप पैसे बचाने के चक्कर में आपको ग्रे मार्केट का जो सामान होता है वो दे देते हैं। लेकिन जो एक इंटीरियर डिज़ाइनर होता है, उन्हें एक तरह से कह सकते हैं परख होती है, और इनका डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो कंपनीज़ के साथ होता है। तो अगेन यहाँ पर आपको एक जेन्युइन प्रोडक्ट मिलता है। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो ग्रे मार्केट में बहुत सारे फेक प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, तो आपको इन सारी चीज़ों से बचना पड़ता है, एंड दैट्स वेयर दे हेल्प। अब हम बात करते हैं थर्ड एडवांटेज की। आपने एक नेट से इमेज ली, ठीक है, उसमें पूरे रूम का आपको एक 3D व्यू मिल गया। है। आपने कहा कि यार आनंद, आई वांट टू गेट द सेम इंटीरियर डन। बट कुछ केसेस में क्या होता है, क्लाइंट डायरेक्टली नेट से अपलोड कर लेते हैं, और फिर वो सोचते हैं कि इसको मैं खुद ही बनाऊंगा। ठीक है, अब उनको प्रोसेस ही नहीं पता। भाई अगर मैं प्रोसेस की बात करूँ तो पहले अगर आप एक फ्लैट में काम करते हो तो पहले सिविल का काम होता है, विच इंक्लूड योर टाइलिंग, योर सिविल ब्रेक वर्क वाला काम हो गया। देन आपका फिर फॉल सीलिंग पीओपी का काम होता है, जिसमें पैरेलली इलेक्ट्रिकल वर्क होता है। उसके बाद फिर कारपेंटर्स आते हैं, फिर उसके बाद जब कारपेंटर्स निकलते हैं, फिर लास्ट में पेंटर इंट्रोड्यूस होता है, और तब वो साइट कंप्लीट होती है। दिस इज़ द करेक्ट प्रोसेस ऑफ डूइंग इंटीरियर। बट जो बंदा नया है, जिसने 2 दिन या 3 दिन रिसर्च करी है इंटीरियर डिजाइनिंग में, उसको प्रोसेस तो नहीं पता। तो वो क्या करेगा, नेट से पिक्चर ढूंढेगा। वो क्या करेगा, सबसे पहले जाके एसी खरीद लाएगा, पहले दिन जाके एसी इंस्टॉल करा देगा। फिर उसको लगेगा यार अब तो फॉल सीलिंग करानी है, फिर वो एसी पे फॉल सीलिंग गिर रही है, फिर उसको उसने उतरवाया। तो इसमें क्या होता है कि जो लेमैन है वो इंटीरियर कराना तो चाहता है, उसने रिसर्च भी कर ली, उसने 4-5 दिन नेट पे अपना टाइम भी इन्वेस्ट कर लिया, उसने ब्लॉग भी पढ़ लिए, थीम भी पढ़ लिया, सब पढ़ लिया, बट उसको प्रोसेस नहीं पता। तो दे एंड अप डूइंग अ लॉस।
और वो लॉस काफ़ी बड़ा होता है, वो उनके पैसे भी लगते हैं, टाइम भी वेस्ट होता है। और इसमें क्या होता है, एक प्रॉब्लम और भी आती है, दे गेट मिसगाइड बाय द वेंडर्स। जो लेबर काम कर रही है, जो कारपेंटर है, इलेक्ट्रिशियन, उन्होंने ऐसे पकड़ रखा है काम कराने के लिए, पैसे बचाने के लिए, वो उनको मिसगाइड करते हैं, वो उनको गलत गलत सजेशन देते हैं, तो उसमें उनका लॉस हो जाता है। तो यहाँ पर अगर आप एक इंटीरियर डिज़ाइनर को हायर करोगे, उसको प्रोसेस पता है, एक अच्छे इंटीरियर डिज़ाइनर को जिसको एक्सपीरियंस है, उसको प्रोसेस पता है, उसको पता है कि पहले क्या काम होना है, तो वो आपसे वही चीज़ डिस्कस करेगा, वो उसको उस तरीके से कराएगा। और जब वो प्रोसेस पे काम कराएगा तो आपको पता है कि आपका टाइम भी बच रहा है, आपके पैसे भी बच रहे हैं, और एक काम सिस्टमेटिक तरीके से हो रहा है। ये काम जल्दबाजी का नहीं, इट टेक टाइम्स। अगर आप प्लानिंग और प्रोसेस से करते हैं तो रीडू बचता है, डबल इन्वेस्टमेंट बचती है, टाइम बचता है, पैसा बचता है। तो प्लानिंग इज इम्पॉर्टेंट। सो एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच है जिसको आप लोग फॉलो करते हैं जी, rather than a layman, right? ठीक है। तो these are the 3 advantage which I say कि why we need to hire an interior designer. That is case 1. तो आनंद जी, मेरे दूसरा सवाल आपसे यहाँ पर ये है, क्योंकि अभी हमने एडवांटेज की बात कर ली, हमें इंटीरियर डिज़ाइनर कहाँ कहाँ हेल्प कर सकता है उसके ऊपर हमने डिटेल में बात कर ली। हमें किस किस सिनारियो में इंटीरियर डिज़ाइनर की ज़रूरत नहीं पड़ती है? देखिए, मेरे पास कई बार इंक्वायरीज आती हैं, कॉल्स आते हैं क्लाइंट के, व्हेन दे से कि हमें सिर्फ वार्डरोब और किचन बनवानी है। ठीक है, मैं मानता हूँ जब एक सिंगल वेंडर जॉब हो तब आपको इंटीरियर डिज़ाइनर की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, बिकॉज इन दैट केस यू आर पेइंग कंसल्टेशन टू इंटीरियर डिज़ाइनर ऑल्सो, और वो भी थर्ड पार्टी वेंडर से ही काम कराएगा। ठीक है, एंड ऑफ द डे वो क्लाइंट को महंगा पड़ता है। ठीक है, कई बार मेरे पास कॉल आता है कि हमें सिर्फ पेंट कराना है, मैं कहता हूँ गो टू एशियन पेंट्स, आप उनसे सर्विसेज लो, दे आर एक्सपर्ट टू दैट फील्ड। अगर आपको एक कभी कभी कॉल ऐसा आता है जिसमें वो कहते हैं कि हमें सिर्फ बालकनी का इंटीरियर कराना है या हमें सिर्फ एक बेडरूम का इंटीरियर कराना है, तो इन दैट केस आई डोंट रिकमेंड। जो मैं आपसे कह रहा था ना, केस 1 जो मैंने पहले डिस्कस किया, केस 2 यही आता है जब आपका बजट कम हो या आपको एक सिंगल वेंडर जॉब है, गो टू द एक्सपर्ट। वार्डरोब के लिए और किचन के लिए देयर एक्सपर्ट कंपनीज इन द मार्केट, गो टू दोज कंपनी, दे विल गिव यू एक्सपर्ट सर्विसेज फॉर दैट। तो आनंद जी, जैसा आपने स्टार्टिंग में कहा कि सिर्फ एक वार्डरोब जॉब है, तो मतलब सिर्फ एक वार्डरोब बनानी है, उसके लिए आप जो भी सिंगल वेंडर है उनको अप्रोच कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सेम सिनारियो है, क्लाइंट ने एक नया घर लिया है, उसके हिसाब से सब कुछ ठीक है, फॉल सीलिंग ओके है, वार्डरोब्स ओके है, लेकिन किचन नहीं पसंद आ रहा। सो उस केस में फिर क्या करना चाहिए? उस केस में दे कैन हायर इंटीरियर डिज़ाइनर। देखिए, इंटीरियर डिज़ाइनर को हायर करने का फ़ायदा तब है जब मल्टीपल जॉब हो, जहाँ कारपेंटर भी रिक्वायर्ड है, पेंटर भी रिक्वायर्ड है, इलेक्ट्रिशियन भी रिक्वायर्ड है, तो वो आपको एक एडवांटेज दे सकते हैं। मे बी जब वो पेंट करे तो वो आपको कुछ अच्छे ऑप्शंस दे सकते हैं, मे बी जब वो वार्डरोब बनाए तो वो आपको और ऑप्शन दे सकते हैं, या किसी आप उनको एज ए कंसल्टेंट हायर कर लो कि भाई मैं इस कंपनी को वार्डरोब देना चाहता हूँ, इस कंपनी को पेंट देना चाहता हूँ, और आपके एक्सपर्ट एडवाइस चाहता हूँ। दैट कैन बी डन। सी, इंटीरियर डिज़ाइनर इज अ ब्रिज बिटवीन अ इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर एंड द क्लाइंट। अगर आपने एक इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर को हायर किया हुआ है और आपको उसकी बातें समझ नहीं आ रही, या एक इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर को क्लाइंट की बातें समझ नहीं आ रही, तो इंटीरियर डिज़ाइनर बिकम अ ब्रिज बिटवीन दीज टू पीपल। वो उसको समझाते हैं, उनको समझाते हैं, एंड अप जो होता है वो एक सेटिस्फैक्ट्री क्लाइंट का क्या कहते हैं रिजल्ट आता है, क्लाइंट के लिए एक सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट आता है। तो दिस इज व्हाट द थिंग, व्हाट इज द एग्जैक्ट रोल ऑफ अ इंटीरियर डिजाइनर। ओके, सो गाइस, मेरे ख्याल से बहुत सारे डाउट्स अभी तक आपके क्लियर हो गए होंगे कि वेदर आपको एक इंटीरियर डिज़ाइनर हायर करना है या फिर सिंगल वेंडर या फिर एक एक्सपर्ट कंपनी। लेकिन इसके बाद भी बहुत सारी ऐसी गलतियाँ होती हैं जब हम एक इंटीरियर डिज़ाइनर को हायर कर चुके होते हैं, उसके बाद भी बहुत सारी ऐसी गलतियाँ होती हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। तो आनंद जी, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इसको मैं आपको 2 तरीके से बताऊंगा। पहला चीज़ होता है स्कोप ऑफ वर्क। जनरली जब क्लाइंट एक इंटीरियर डिज़ाइनर को हायर करते हैं तो उनको नहीं पता होता कि स्कोप ऑफ वर्क कितना है। और दूसरा इशू आता है, जो इंटीरियर डिज़ाइनर वो हायर कर रहे हैं वो भी क्लाइंट को क्लियर पिक्चर नहीं देते कि स्कोप ऑफ वर्क में क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए। इससे रिज़ल्ट क्या होता है कि प्रोजेक्ट जो है आपका 10 लाख की वैल्यू से स्टार्ट होता है और वो एंड अप होता है अप टू 20 लाख। क्यों? क्योंकि क्लाइंट को पता ही नहीं है। मेरा ये मानना है क्लाइंट को पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए अबाउट डिज़ाइन, अबाउट मटेरियल, अबाउट स्कोप ऑफ वर्क। बट कई बार ऐसा होता है कि एड हॉक रिक्वेस्ट आ जाती है,
हाँ वो और आती है। और वो इम्प्रोवाइजेशन में भी कई बार अच्छा लगता है। हमारे केस में तो 99% केसेस में इम्प्रोवाइजेशन होता है, काम बढ़ता है, क्योंकि क्या होता है पहले तो ट्रस्ट नहीं होता है क्लाइंट को इंटीरियर डिजाइनर पे। जब वो देखता है भी क्वालिटी का वर्क हो रहा है, वार्डरोब बनवा ली, किचन बनवा ली, ये करा ली। मैं दूसरे तरीके से समझाता हूँ, इंटीरियर डिजाइनर के काम को हम लोगों ने 3 फेजेस में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट फेज में आता है सिविल इंटीरियर, दैट इंक्लूड आर फॉल सीलिंग, इलेक्ट्रिकल, वार्डरोब, किचन, पेंट, टाइल वाला काम हो गया। ठीक है। सेकंड फेज इज फर्नीचर, जिसमें आपका मूवेबल फर्नीचर आ जाता है, टीवी यूनिट, बेड, सोफा, ये सारी चीज़ें। थर्ड फेज इज सॉफ्ट फर्निशिंग विच इंक्लूड कर्टेन, कारपेट, रग्स एंड शैंडलियर्स। तो जनरली क्लाइंट क्या करते हैं, आपको फर्स्ट फेज के लिए हायर कर लेते हैं, जिसमें कहते हैं कि भाई हमें वार्डरोब बनवानी है, किचन बनवाना है, पेंट करवाना है, फॉल सीलिंग करानी है। फिर जो देखते हैं यार ये चीज़ तो अच्छी बन रही, चलो आप अपना सोफ़ा भी था, चलो उसको भी रेनोवेट करा लेते हैं और अपना बेड भी रेनोवेट करा लेते हैं। यहाँ पे 2-3 प्रॉब्लम्स आती हैं। आपने बेड रेनोवेशन का डिसीजन लिया बाद में, जब फॉल सीलिंग फाइनल हो गई, जब पेंट फाइनल हो गया, उसके बाद आपने सोचा कि मैं बेड रेनोवेशन कराता हूँ। ये डिसीजन क्लाइंट का गलत होता है। या तो वो डे 1 पे इंटीरियर डिज़ाइनर को बता दे कि मुझे तीनों फेज़ कराने हैं और आपसे ही कराने हैं, सो दैट ही कैन अंडरस्टैंड कि थर्ड फेज़ में ये रहेगा, फर्स्ट फेज़ में हम ये करेंगे, सेकेंड फेज़ में हम ये करेंगे, और एक पूरा कॉन्सेप्ट बनकर आएगा और कॉस्ट तीनों फेज की पहले ही डिफाइन हो जाएगी। ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पहला चीज़ ये आता है। दूसरा है मटेरियल नॉलेज। ये मैं आपको दूसरे तरीके से समझाता हूँ। मान लीजिए ये आप इमेज देखिए, इसमें ये फॉल सीलिंग पे वुडन हुआ है। अब इस वुडन को अचीव करने के लिए मेरे पास कुछ ऑप्शंस हैं। या तो मैं इस पर वॉलपेपर लगाऊँ, ठीक है, दैट इज़ अ चीपर वे, या मैं इसमें WPC की शीट्स लगाऊं, जो वुडन टेक्सचर की शीट्स आती हैं, वी कैन अचीव द सेम थिंग्स। या मैं इसमें प्लाई लगा के माइका लगा दूं, आई कैन अचीव द सेम थिंग। एंड थर्ड इज़ कि मैं इसमें वीनियर लगाऊं, पॉलिश करूं। अब जब मैं पॉलिश करता हूं तो लेकर पॉलिश भी अवेलेबल है मार्केट में, मेलामाइन पॉलिश भी अवेलेबल है, प्योर पॉलिश भी अवेलेबल है। ठीक है। जो आप इस सीलिंग पे डिज़ाइन देख रहे हैं, ये डिज़ाइन में 10 रुपये स्क्वायर फीट से लेके 1000 रुपये स्क्वायर फीट के बीच में अचीव कर सकता हूँ एज अ डिज़ाइनर, और ये मुझे पता है। बट ये नॉलेज क्लाइंट को नहीं होती। क्लाइंट सिर्फ नेट से पिक्चर देखता है और आपको दिखा देता है कि मुझे ये चाहिए। यहाँ एक प्रॉब्लम आती है, नेगोशिएशन वाली चीज़ है। क्लाइंट के पास आए, इंटीरियर डिज़ाइन के पास क्लाइंट आया, वो कहता है कि भाई मुझे तो 5 लाख में इंटीरियर कराना है। तो ऑटोमेटिक सी बात है, जब आप 5 लाख बोलोगे तो वो क्या करेगा, 10 रुपये स्क्वायर फीट का मटेरियल लगाएगा। ठीक है। इंटीरियर डिज़ाइनर कहता है कि नहीं आप इसको 10 लाख में कराओ, क्योंकि वो तो चाहता है कि वो वीनियर लगा के पॉलिश करे, जो महंगी चीज़ है। बट क्लाइंट कहता है नहीं आप इसको 5 में करो। तो फिर वो क्या करता है, इंटीरियर डिज़ाइनर ऑटोमेटिकली उस मटीरियल का जो ग्रेड है, क्वालिटी है, वो लो कर देता है, सो दैट वो उसके बजट पे फिट हो जाए। तो बजटिंग, मटीरियल, ये सारी चीज़ें एक ऐसा कॉम्बिनेशन है, क्योंकि इंटीरियर डिज़ाइनिंग इज़ अ वेरी वास्ट फील्ड। अगेन आई टोल्ड यू, 10 रुपये से लेके 1000 रुपये स्क्वायर फीट का मटेरियल अवेलेबल है टू अचीव द सेम थिंग। तो वहाँ एक कॉन्फ्लिक्ट आता है। जब आप पैसे कम करोगे तो क्वालिटी डिक्रीज़ करेगी, और जब पैसे बढ़ाओगे तो क्वालिटी इंक्रीज़ करेगी। यहाँ क्लाइंट को डिसीजन लेना होता है कि उन्हें कितने पैसे लगाने हैं, और जो मटेरियल वो लगा रहे हैं उसकी फिनिशिंग क्या है, उसकी वैल्यू कितनी है। क्योंकि इंटीरियर डिज़ाइनर तो भी अपना काम कर रहा है, आप उसको जितने पैसे बोलोगे वो कर देगा। मेनी टाइम आपने सुना होगा कि फ्लैट पे 5 लाख का इंटीरियर भी हो रहा है, उसमें 20 लाख का इंटीरियर भी हो रहा है, उसमें 10 लाख का। वो इसीलिए होता है कि वो डिफरेंट मटेरियल है, डिफरेंट वेरिएशन है। तो वहाँ पे क्लाइंट को, जो मेरा आपसे था कि चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, दैट इज़ वो अपना बजट फाइनल करें, अपना स्कोप ऑफ वर्क फाइनल करें, अपना मटेरियल फाइनल करें बिफोर स्टार्टिंग द वर्क। और थर्ड चीज़ जो आती है वो आती है कि व्हेन क्लाइंट start comparing the interior designer with a interior contractor like carpenters। जैसे आप किसी फ्लैट पे गए, वहाँ पे अलमारी बनाने वाले ने बोला जी मैं तो 500 रुपये स्क्वायर फीट में अलमारी बना दूंगा। फिर वो इंटीरियर डिज़ाइनर के पास जाते हैं। फॉर एग्जांपल, आई एम नॉट सेइंग कि ये रेट है या वो रेट है, आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल कि ये तो जी 1000 रुपये स्क्वायर फीट का वार्डरोब बनेगी। तो कहते हैं हम जब बाहर गए थे तो वो तो 500 रुपये में बना रहा था, आप 1000 में क्यों बना रहे हो। नो वन इज़ गोइंग टू पुट द मनी फ्रॉम देयर पॉकेट। वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। ठीक है। तो ये आपको समझना ज़रूरी है। तो आपने जब इंटीरियर डिज़ाइनर हायर कर लिया तो आप क्या मटेरियल लगा रहे हैं, किस क्वालिटी का लगा रहे हैं, किस रेंज का लगा रहे हैं, और उसकी फिनिशिंग क्या आएगी, ये आपको फाइनल करना बहुत ज़रूरी है। तो ये मिस्टेक्स ना हो।
ठीक है, तो सम अप कर लेते हैं, मतलब एक्सपेक्टेशन सेटिंग होनी चाहिए, स्कोप ऑफ वर्क डिफाइंड होना चाहिए और एक बजट और द क्वालिटी एंड द क्वांटिटी दैट इज बीइंग ऑफर्ड टू द क्लाइंट, ये सारी चीज़ें डे वन सेट हो जानी चाहिए। टेक टाइम ऑन प्लानिंग। ठीक है, आप मीटिंग्स करो, फोकस करो, चीज़ें करो, टेक टाइम ऑन प्लानिंग। इट्स ईजी फॉर अस टू चेंज थिंग्स ऑन पेपर है। हम जब लेआउट प्लान बनाते हैं भाई ये दीवार हटा दो, वो दीवार हटा दो, यहाँ ये बढ़ सकता है, वो बढ़ सकता है, बट अगर वो चीज़ बनती है और फिर टूटती है और फिर दोबारा बनती है तो इट takes the money from the pocket of the client, which we don't recommend. We say कि it's easy, आप पहले पेपर में प्लानिंग करा लो, 1 सिटिंग लो, 2 सिटिंग लो, 15 सिटिंग लो, महीने भर आप प्लानिंग कराओ, लेकिन जिस दिन आपका डिज़ाइन फ्रीज हो जाए, जिस दिन आपकी कॉस्टिंग फ्रीज हो जाए, जिस दिन आपका स्कोप ऑफ वर्क फ्रीज हो जाए, तभी काम शुरू कराएं, उससे पहले काम ना शुरू कराएं। श्योर। यहाँ पर मेरा आपसे एक सवाल है, जैसे मान लेते हैं फॉर एग्जांपल क्लाइंट ने, जैसा आपने बताया कि 3 स्टेजेस में वर्क होता है, क्लाइंट ने आपको सिर्फ इंटीरियर के लिए हायर करा, लेकिन जब उन्हें लगा कि इंटीरियर बहुत ही भाव हो गया है तो उसके बाद उन्होंने सोचा आपसे फर्नीचर भी बनवा लेते हैं। तो इस केस में नॉर्मली अपार्ट फ्रॉम कॉस्ट क्या क्या डिफरेंसेस आते हैं? डिफरेंसेस आते हैं कि हमारा स्कोप ऑफ वर्क बहुत डिफाइंड हो जाता है। मतलब स्कोप ऑफ वर्क नहीं कह सकते, जैसे जब हम डिज़ाइनिंग करते हैं तो मान लीजिए कि आई एम लाइक दिस, ठीक है, अब मैंने इंटीरियर का फर्स्ट फेज सिविल इंटीरियर कर लिया तो मेरा एक डिफाइन हो गया है। तो अब जब मैं फर्नीचर कर रहा हूँ तो मुझे बस इसी सिनेरियो पे सोचना है, तो फिर मेरे पास जो ऑप्शन ऑफ डिज़ाइंस है वो लिमिटेड हो जाते हैं। और इसमें मेरे ख्याल से आपने शायद ये चैलेंजेस देखे भी होंगे, कई बार ऐसा होता है कि क्लाइंट को अपने पुराने फर्नीचर से थोड़ा लगाव होता है, तो कई बार आपने भी ये चैलेंज मेरे ख्याल से फेस करा होगा कि वो अपने पुराने फर्नीचर को ही रेनोवेट करवा के करंट सिनेरियो में फिट करवाना चाहते हैं, तो इस केसेस में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं? नहीं, आई बिलीव ये होना चाहिए। आप जिस चेयर्स पे बैठे हैं, जिस सोफे पे हम लोग बैठे हैं, ये मेरी मॉम डैड की शादी का सोफ़ा है कि 36 ईयर सोफ़ा। हम रेनोवेशन पे बिलीव करते हैं, जो क्वालिटी ऑफ वुड पहले ज़माने में मिलता तो आज के डेट पे मिलता ही नहीं है। हम तो क्लाइंट को सबसे पहली चीज़ यही कहते हैं कि अगर आपके पास पुराना फर्नीचर है प्लीज़ शो अस, हम उसको रेनोवेट करेंगे, हम उसको रिस्टोर करेंगे और हम उसी को रीयूज़ करेंगे, क्योंकि देखिए पुरानी लकड़ी शुभ भी मानी जाती है। तो वी बिलीव कि रेनोवेशन होना चाहिए और हम उसको रीयूज़ करें। सो एक इमोशनल अटैचमेंट भी होती है। सबसे पहले कहते हैं डोंट वेस्ट मनी। नया बनाना तो बहुत आसान है, आप पहले पुराना रीयूज़ करो तब हम नए पे जाएंगे। तो आई बिलीव इन रीयूजिंग। ख्याल से इस वीडियो के माध्यम से आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी आपके मन में इंटीरियर से रिलेटेड कोई भी स्पेसिफिक डाउट है तो या तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे ड्रॉप कर सकते हैं उन क्वेश्चंस को, या फिर आप डीकोड इंटीरियर को डायरेक्टली वो मैसेजेस भेज सकते हैं। अगर आप चाहते हैं इसका एक सेकंड पार्ट होना चाहिए जहां पर आपके इन्हीं सारे सवालों के जवाब दिए जाएं, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी एंड इफ़ यू लव व्हाट वी डू ऑन दिस चैनल देन डोंट फॉरगेट टू शेयर इट ऑन योर सोशल नेटवर्किंग साइट, and with that being said I'll see you guys tomorrow, so till then take care and goodbye.